नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा और दो जगह पर, एक तो सासाराम में जहां से कांग्रेस पार्टी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, वहीं अमित शाह भी आते हैं और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोलते हैं। और फिर अमित शाह बेगूसराय भी जाते हैं। बेगूसराय में भी अमित शाह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। और इन दोनों जगह पर अमित शाह जनता से एक बड़ा वादा भी करते हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार में आ रहे हैं और तेजी से विकास करेंगे। लेकिन इस विकास वाली बात के बीच हर कोई यह सोच रहा था कि अमित शाह एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेंगे। देखिए, नाम तो उन्होंने लिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, लेकिन इंद्रमोहन सर, दोनों ही जगहों पर अमित शाह ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 2025 में सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश कुमार चेहरा होंगे। चेहरे को लेकर ये पर्दे के पीछे से लुक्का छिपी का जो खेल हो रहा है, ये कब तक चलेगा? अब तो चुनाव में 50 दिन से भी कम का वक्त। बिल्कुल, चाहे वो हम बात करें सासाराम की या बेगूसराय की, गृह मंत्री अमित शाह दोनों जगह थे और जब उन्होंने अपना संबोधन किया तो उस दौरान उन्होंने कहीं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इस बात का भी जिक्र नहीं किया। और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे, यह सेंटेंस तो कहीं बोला ही नहीं गया, जबकि भाषण दोनों जगह तक छोटा भाषण था। कार्यक्रम कहें तो काफी छोटा कार्यक्रम था, चूंकि इसमें दो फेज में ये कार्यक्रम बटा हुआ था। एक जिस जोन में ये गए थे, शाहाबाद और मगध, इस दोनों जोन में उन्हें वहां के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करनी थी, वहां कैंडिडेट और जातीय समीकरण को लेकर बातचीत होनी थी, ये एक अलग मीटिंग थी। दूसरी, वहां के जिला के कार्यकर्ताओं को, उस जोन के जिले के कार्यकर्ताओं को अमित शाह का संबोधन था। तो संबोधन के दौरान ये जिक्र नहीं हुआ। तो यही से ये सवाल उठने लगा कि जो नीतीश कुमार, और बिहार में ये भी कहा जा रहा है, हालांकि हमने जानकारी निकालने की कोशिश की कि क्या इससे पहले ऐसा हुआ है। अमित शाह एक दिन पहले शाम को पटना पहुंचते हैं, मौर्या होटल में वो ठहरते हैं, वहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनसे मुलाकात करते हैं। रात में भी एक बैठक होती है, उसके बाद सुबह से वहां मिलने जुलने का कार्यक्रम लगातार जारी रहता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हैं, प्रभारी हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम नेता मौजूद हैं। लेकिन अमित शाह वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए एक अने मार्ग नहीं जाते, बल्कि एक अने मार्ग से नीतीश कुमार निकलते हैं और वो होटल मौर्या पहुंचते हैं, जहां पर मुलाकात होती है अमित शाह से। ये मुलाकात तकरीबन 20 मिनट होती है। इस मुलाकात में ये कहा जाता है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर बात है और जो कुछ कैंडिडेट के नामों के जो ऐलान किए गए हैं, उसे लेकर ये बातचीत हुई है कि उस पर जल्दबाजी ना की जाए, एक बार पहले टेबल पर बैठकर हम डिस्कस कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये एक चर्चा हुई, जो जानकार बता रहे हैं कि उसके मीटिंग में ये चर्चा का एक सब्जेक्ट था। दूसरी बात ये भी हुई कि जो एनडीए का कार्यक्रम चल रहा है, जो एनडीए का एक सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें तमाम इन्होंने अलग अलग 71-72 क्षेत्र बांटे हुए हैं बिहार में, जिसमें सभी कई नेताओं को मिलकर एक समूह बनाया गया है जो जाकर वहां पर मीटिंग करता है। जो हमने अभी मोकामा में देखा, जो ललन सिंह गए हुए थे और उन्होंने अनंत सिंह का एक तरीके से ऐलान कर दिया। तो ये उस ग्रुप की बैठक को लेकर भी चर्चा हुई, उसके इनपुट पर भी बातचीत हुई कि वो किस तरीके का चल रहा है। लेकिन जो बड़ी बात यह कि सबको ये इस बात का भी इंतजार था कि जो अमित शाह दिल्ली में यह बोल के गए थे, जिसके बाद ये खबर निकली कि ये विधायक चुनाव होने के बाद विधायक दल के नेता कौन होंगे, ये तो विधायक तय करेंगे, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि चेहरे पर आप चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी का जो इतिहास रहा है, इसी पर तो विपक्षी पार्टियां उन्हें घेर रही हैं, कह रही है कि आपने महाराष्ट्र में ऐसा खेल किया। और तेजस्वी यादव बैठक से लेकर के लगातार हर जगह पर आपने देखा, बिहार तक के कैमरे पर भी ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि
चुनाव के बाद खेल हो जाएगा अगर सरकार में एनडीए में वापसी करती है तो। सवाल यह है कि जो सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है कि भाई आपको कांग्रेस क्यों नहीं घोषित कर रही, ये सवाल नीतीश कुमार से भी और एनडीए के तमाम नेताओं से भी बार बार पूछा जा रहा है, विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं। अगर मान लिया जाए ये कह दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे तो इसमें परेशानी कहां है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, परेशानी है। आप अगर इसे देखें तो 2 दिन ठीक पहले जब प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार आए तो उनके भी उस 19-20 मिनट के भाषण में कहीं भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है। वो यही कह रहे हैं कि हम जो एनडीए की पार्टी है उसे आप मत देकर जिताएं, हमारा मुख्यमंत्री होगा। वो कौन होगा इसका जिक्र नहीं करते। ये भी हो सकता है कि कल को अगर सीटें बीजेपी की सीटें डबल है लगभग जेडीयू से, अगर चुनाव में परिणाम इसी तरीके के आए तो कल को ये कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये लगभग लोगों से अगर आप बात करें, पत्रकारों से बात करें, राजनीतिक जानकारों से बात करें तो वो तो कहेंगे कि भाई ये नीतीश कुमार का आखिरी टर्म है, भले ही वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, कितने दिन रहेंगे लेकिन इसमें ये एक बड़ा पेच है। जो बात आपने इसको जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि सीट शेयरिंग की जब भी बात होती है कहा जाता है कि 2010 का फॉर्मूला लागू होगा कि बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां तक कि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि हो सकता है जेडीयू एक सीट ज्यादा ही चुनाव लड़ जाए। अगर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ती है तब तो भारतीय जनता पार्टी पर यह भी प्रेशर होगा कि नीतीश कुमार का प्रदर्शन बेहतर हो। प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ तो तेजस्वी वाली हालत हो जाएगी, फिर सरकार से बाहर चले जाएंगे। नहीं, देखिए इसमें 2 बातें कही जा रही है। जो सीटों का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगभग तय है कि 102 और 101 का ही फॉर्मूला लगाया जाएगा और 40 सीटें 3 दलों में बांटी जाएगी। मान जाएंगे चिराग? बिल्कुल मान जाएंगे चिराग पासवान मानेंगे। उसमें वही अरुण भारती वाला वो पेज है कि ठीक है, उसे कैसे मनाया जाएगा। लेकिन 102 और 101 वाला खेल है। 102 बीजेपी एक सीट ज्यादा लड़ेगी, जेडीयू नहीं लड़ेगी ज्यादा, और बीजेपी ही अपने हिस्से से कुछ और छोटे पार्टियों को या उन छोटे पार्टियों के बड़े नेताओं को अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा सकती है। ये भी एक चर्चा है। तो इसीलिए बिल्कुल जब एनडीए साथ लड़ेगी तो इसमें देखिए जेडीयू के को मिनिमम पिछला प्रदर्शन तो दोहराना ही होगा, क्योंकि जो पिछली सरकार बनी है वो सरकार के पास कोई बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है। वो भी आंकड़ा तब था जब इन्होंने वीआईपी पार्टी को तोड़ दिया। जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ तो उस दौरान आरजेडी के नेता इधर आके बैठे, इनके खुद 3 नेता एब्सेंट हो गए। तो इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी के साथ साथ जेडीयू का भी प्रदर्शन हो। आज जिस शाहाबाद और मगध में जिस इन 2 जोन की जो मीटिंग हुई उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो शाहाबाद में विधानसभा की 22 सीट थी। इस 22 में बीजेपी के पास 4 थी, जेडीयू के पास सिर्फ 1 सीट है। तो यहां भी बीजेपी और जेडीयू का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। वहीं अगर आप मगध की बात करें तो बीजेपी के पास कुल सीट 51 थी, जिसमें बीजेपी के पास 10 थी और जेडीयू के पास 7 थी, और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों को मिला दिया जाए तो ये लगभग 34 सीटें थी जो इनके कब्जे में थी। यानी कि जो अमित शाह का बिहार दौरा हुआ, जहां से वो मैसेज देना चाह रहे थे, वो मैसेज उस क्षेत्र से देना चाहते हैं जहां पर एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा है 2020 में। और लोकसभा चुनाव में तो शाहाबाद साफ हो गया इनके लिए, बिल्कुल, और मगध में इज्जत बची बस। नहीं तो ठीक है। इसमें एक और सवाल, आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड की इस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि उनके पास इतना भी आंकड़ा हो, जैसे मान लीजिए अभी 44 विधायक है, 45 विधायक हैं तो मुख्यमंत्री है, मुखिया है, कोई उनका मतलब कहा जाता है कि उनके इशारे के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, थाने तक की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना। अक्सर ये नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है। इस बार भी अगर 100 सीट पर लड़ते हैं नीतीश कुमार, 45 सीट भी जीत गए, मतलब सरकार बनाने लायक आंकड़ा नीतीश कुमार के पास आ गया, तो क्या भाजपा की एक भी नहीं चलेगी? नहीं, भाजपा की चलेगी, ये बात तो तय है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद के जितने नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। सीएम की कुर्सी देखिए, सीएम की कुर्सी एक मजबूरी भी होती है बिहार में। जिस तरीके से अगर उनके पास 45 सीटें आ गई, ये तो तय है कि वो पार्टी जिसके साथ चली जाएगी, अगर उधर भी वो चली जाए, उसकी सरकार बन जाती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आपको उन्हें तो देना होगा। इसीलिए ये कहा जा रहा था कि जो चिराग के बढ़ने की बात कही जा रही थी, दरअसल ये कोशिश ये है कि इधर का गठजोड़ इतना बड़ा हो कि उससे
किसी के आने जाने से बहुत दिक्कत ना हो। आप दूसरे गठबंधन के छोटे प्लेयर को भी अगर ले आते हैं तो आपकी सरकार बची। इसीलिए बार बार कहा जाता है ना कि मुकेश सहनी इधर आ जाएंगे, मुकेश सहनी इधर आ जाएंगे। क्यों इतनी हड़बड़ी है? वो इसी को कंफर्म करने के लिए कि ये जैसे ही आएंगे आपके पास तो आपकी सीटें कंफर्म हो जाएगी। अगर जेडीयू को नुकसान भी होता है बहुत ज्यादा, या जेडीयू साथ छोड़ती भी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा ही होगा, तब भी आप सरकार बना सके, आप अपना चेहरा दे सके, तो इसके लिए भी ये कवायद। चलिए, लेकिन ये सवाल अभी भी भविष्य के गर्त में है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का ऐलान बीजेपी के नेता, बड़े नेता कब करते हैं? क्या खुलकर खुले मन से इस चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की घोषणा होगी या चुनाव के बाद? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।